सुनने में ये किसी इम्पॉसिबल मिशन जैसा लगता है, लेकिन यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस मिशन का हर स्टेप बहुत रिस्की होता है और एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। कहानी की शुरुआत एक ग्रैंड ऑक्शन से होती है, जहां चारों तरफ कैमरों लगे होते हैं और पूरे हॉल में एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। पुलिस को पूरा भरोसा होता है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई भी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तभी इंटरनेशनल मास्टर थीफ सीरियस बिना अपना चेहरा छुपाए आराम से हॉल के अंदर एंट्री करता है। उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा चोर खुलेआम उनके सामने घूम रहा होता है और उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। उसकी हर हरकत पर पुलिस की नजर बनी रहती है। कुछ देर बाद साइरस जाकर ऑक्शन हॉल के बीच में बैठ जाता है और एक NFT पर $20 मिलियन की बिड लगा देता है। इतनी बड़ी रकम देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान शॉक रह जाता है। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि सिरस जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। जैसे ही ऑक्शन स्टाफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अनाउंस करता है, उसी पल सिरस अपने ईयरपीस से अपनी टीम को सिग्नल दे देता है। स्टाफ हथौड़ा मारकर ऑक्शन खत्म करता है और अचानक पूरे हॉल में अलार्म बजने लगता है। देखते ही देखते वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। CIA एजेंट एबी पहले से ही साइरस पर नजर रखे होती है। जैसे ही उसे साइरस की हरकत पर शक होता है, वह तुरंत पूरी बिल्डिंग सील करने का ऑर्डर देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। साइरस पहले ही NFT आर्टिस्ट को वहां से लेकर निकल चुका होता है। तभी एबी को समझ आता है कि अगर साइरस सिर्फ NFT चुराना चाहता तो सबसे आसान तरीका आर्टिस्ट को किडनैप करना ही था। अब उसे एहसास हो जाता है कि ऑक्शन में जो कुछ हुआ वो सिर्फ लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए था। बिना देर किए एबी हार्बर की तरफ निकल पड़ती है ताकि किसी भी तरह साइरस को रोका जा सके। उस तरफ साइरस बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वह अपनी टीम के हैकर मी सन को प्लान शुरू करने का इशारा करता है। मी सन तुरंत नेटवर्क में घुसकर फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, जिससे एबी की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसी बीच कमिला अपनी बोट की स्पीड बढ़ाती है और एक शार्प टर्न लेकर वहां से निकल जाती है। एबी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और लगातार उनके पीछे लगी रहती है। तभी माई सन रास्ते में मेटल बैरियर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब एबी के पास हेडक्वार्टर्स में कॉल करके साइरस की फुल स्केल सर्च शुरू करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ NFT आर्टिस्ट को अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका किडनैप हो चुका है। उसे तो यही लगता है कि एबी शायद उसकी कोई ओवर एक्साइटेड फैन है। साइरस उसे अपने लग्जरी यॉट पर ले जाता है, जहां वह आराम से उसे $20 मिलियन देता है और पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन भी देता है। लेकिन आर्टिस्ट को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसकी किडनैपिंग की खबर अब तक हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पहुंच चुकी है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तब साइरस और उसकी टीम उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। उसे पता चलता है कि ये पूरी किडनैपिंग सिर्फ एक ड्रामा था, ताकि उसके NFT की वैल्यू कई गुना बढ़ जाए। ये सुनकर वह पूरी तरह शॉक रह जाता है। तब साइरस उसे मोनालिसा का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि कई बार किसी चीज की चोरी ही उसकी कीमत आसमान तक पहुंचा देती है, और यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। किडनैपिंग की न्यूज फैलते ही आर्टिस्ट के काम की कीमत तेजी से बढ़ने लगती है। आखिरकार वही डील $89 मिलियन में कंप्लीट होती है। इतनी बड़ी सक्सेस देखकर आर्टिस्ट खुशी से झूम उठता है। उसी दौरान CIA को एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्हें पता चलता है कि टेररिस्ट लीडर लार्स बहुत जल्द $500 मिलियन का इलीगल गोल्ड स्मगल करने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ा शॉक तब लगता है जब एबी को इस मिशन के लिए साइरस की मदद लेने का ऑर्डर मिलता है। एबी इस फैसले का जोरदार विरोध करती है। उसे लगता है कि एक मास्टर थीफ पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन उसके सीनियर्स साफ बताते हैं कि इस बार हालात इतने गंभीर हैं कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एबी और सिरस के बीच पहले से ही काफी बुरा पास्ट रहा होता है, इसलिए उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फिर भी मजबूरी में वह सिरस के पास जाती है और उसे डील ऑफर करती है कि अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो उसकी पूरी टीम के पुराने क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। साइरस इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वह एक ऐसी कंडीशन रखता है जिसे सुनकर एबी भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वह चाहता है कि इस पूरे मिशन में एबी भी उनकी टीम का हिस्सा बने। अगले दिन जब साइरस अपनी टीम को इस मिशन के बारे में बताता है, तो कोई भी इस फैसले से खुश नहीं होता। सबको लगता है कि एबी CIA की तरफ से बिछाया गया एक ट्रैप हो सकती है, लेकिन सिरस उन्हें समझाता है कि एबी पहले से उनके कई सीक्रेट्स जानती है। अगर वह उनके साथ रहेगी तो उसे संभालना आसान होगा। काफी देर तक बहस चलती है, लेकिन आखिर में पूरी टीम इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एबी सभी को मिशन की पूरी डिटेल समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि ठीक 17 दिन बाद लार्स लंदन के एक बैंक से $500 मिलियन का गोल्ड ज़ुरिक भेजने वाला है। पूरा गोल्ड एक स्क्वायर वुडन क्रेट में रखा जाएगा, जिसका वेट
वेट करीब 10 टन होगा। सबसे पहले इसे भारी सिक्योरिटी के बीच ट्रक से एयरपोर्ट लाया जाएगा और फिर स्विस एयर के पैसेंजर प्लेन में लोड करके सीधे ज़ूरिख भेज दिया जाएगा। मिशन का पूरा प्लान सुनने के बाद टीम के सभी मेंबर्स समझ जाते हैं कि जमीन पर इस गोल्ड को चुराना लगभग नामुमकिन है। इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई भी हाइस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन सिरस बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है कि अगर गोल्ड को जमीन पर नहीं चुराया जा सका तो उसे हवा में चुराया जाएगा। उसका प्लान होता है कि फ्लाइट के बीच में ही गोल्ड ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक दूसरे प्लेन की जरूरत होगी। जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे के काफी करीब आएंगे तब कुछ सेकंड के लिए रेडर सिग्नल एक्सचेंज किया जाएगा। उस दौरान गोल्ड वाला प्लेन रेडर से गायब हो जाएगा और किसी को भी उसकी सही लोकेशन का पता नहीं चलेगा। साइरस की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर कोई ऐसा प्लान कर सकता है तो वो सिर्फ साइरस ही है। इसके बाद हैकर मी सन एक ऐसा प्लेन ढूंढ निकालता है जो पहले से ही काफी मॉडिफाइड होता है। इस प्लेन को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें ऑटोमेटिक स्टील पाइप्स भी लगी होती हैं। तभी डेंटन सभी को उस प्लेन की सबसे खास चीज दिखाता है। प्लेन के नीचे लगी एक बड़ी LED स्क्रीन उसे रडार के साथ साथ विजुअल डिटेक्शन से भी बचा सकती है। ये देखकर सिरस तुरंत समझ जाता है कि यही उनके पूरे मिशन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। प्लेन रेंट करने के बाद पूरी टीम प्लानिंग में जुट जाती है। सबसे पहले उन्हें रडार सिस्टम को कंफ्यूज करना होगा, फिर सही समय पर गोल्ड वाले प्लेन के करीब पहुंचकर सिग्नल एक्सचेंज करना होगा। प्लान के मुताबिक करीब 9100 मीटर की ऊंचाई पर सेफ खोला जाएगा। इसके बाद कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस होती है। हर मेंबर अपने रोल की बार बार ट्रेनिंग करता है ताकि असली मिशन के दौरान गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी टीम के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दो प्लेन्स जो करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहे हों, उनमें जैमर और ट्रांसपॉन्डर को एक साथ एक्टिवेट करना लगभग नामुमकिन होता है। अगर टाइमिंग जरा सी भी इधर उधर हुई तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। काफी सोचने के बाद सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें एयरलाइन के अंदर से किसी इनसाइडर की मदद चाहिए जो सही वक्त पर सिस्टम को हैंडल कर सके। तभी एब्बी को एक आदमी याद आता है जिसका नाम हैरी होता है। हैरी व्हील चेयर पर रहता है और CIA का इनसाइडर होने के साथ साथ एयरलाइन में भी काम करता है। वह ट्रांसपोर्ट स्टाफ के कई लोगों को अच्छी तरह जानता होता है। साइरस उसे टीम ज्वाइन करने के बदले $1 मिलियन ऑफर करता है। इतनी बड़ी रकम देकर हैरी भी बिना ज्यादा सोचे इस डील के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम दिन रात मिशन की तैयारी में लग जाती है। किसी के पास आराम करने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि सब जानते हैं कि इस मिशन में गलती की कोई जगह नहीं है। तभी मी सन सभी को सिग्नल जैमर डिवाइस दिखाता है जिसे पैसेंजर प्लेन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसका शेप बिल्कुल बॉम्ब जैसा दिखता है। इसे देखकर एबी एक आइडिया देती है। वह कहती है कि डिवाइस को छोटे छोटे पार्ट्स में खोल दिया जाए। फिर टीम का हर मेंबर अलग अलग पैसेंजर बनकर प्लेन में चढ़ेगा और डिवाइस का एक पार्ट अपने साथ लेकर जाएगा। इससे सिक्योरिटी को किसी पर शक भी नहीं होगा। प्लेन के अंदर पहुंचने के बाद सभी पार्ट्स को जोड़कर जैमर तैयार किया जाएगा। आखिरकार सारी तैयारी पूरी हो जाती है और मिशन का दिन भी आ जाता है। टीम के सभी मेंबर्स बिल्कुल आम पैसेंजर्स की तरह प्लेन में बोर्ड करते हैं। कोई बिजनेस क्लास में बैठता है तो कोई इकोनॉमी क्लास में। दूसरी तरफ 10 टन गोल्ड कार्गो होल्ड में भारी सिक्योरिटी के साथ रखा होता है। लेकिन मिशन शुरू होते ही एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इंजीनियर लूक अचानक वहां से गायब हो जाता है। ये खबर मिलते ही साइरस भी कुछ पल के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि जैमर का सबसे जरूरी पार्ट लूक के पास ही होता है। वह तुरंत माई सन से कोई सोल्यूशन निकालने के लिए कहता है। इसी बीच कमिला अपना स्टेल्थ प्लेन उड़ाते हुए पैसेंजर प्लेन के पीछे पहुंच रही होती है और दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही होती है। तभी मी सन कैबिन स्कैन करके पता लगाता है कि प्लेन में 5 बॉडीगार्ड्स भी पैसेंजर बनकर बैठे हुए हैं। इनमें से 2 फर्स्ट क्लास में और बाकी 3 इकोनॉमी क्लास में होते हैं। ये सुनते ही पूरी टीम अलर्ट हो जाती है क्योंकि अब उनका मिशन पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जैसे ही प्लेन अपनी क्रूजिंग हाइट पर पहुंचता है, पैसेंजर्स को कैबिन में आने जाने की परमिशन मिल जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टीम के सभी मेंबर्स एक एक करके इकोनॉमी क्लास के रेस्ट रूम में जाते हैं और जैमर डिवाइस के पार्ट्स वहां छुपा देते हैं। इसके बाद एबी अपना बैकपैक लेकर फर्स्ट क्लास के रेस्ट रूम में पहुंचती है ताकि डिवाइस को असेंबल किया जा सके। लेकिन उसकी घबराहट देखकर एक बॉडीगार्ड को उस पर शक होने लगता है। वह लगातार एबी पर नजर रखता है। तभी अचानक प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है और एबी के हाथ से डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वह कुछ पल के लिए घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। उसी वक्त साइरस वहां पहुंच जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए डिवाइस को ठीक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ कमेला अपने स्टेल्थ प्लेन को पैसेंजर प्लेन के बिल्कुल बराबर ले आती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैमर अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ होता। तभी रेस्ट रूम के बाहर खड़ा बॉडीगार्ड जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है। उस वक्त अगर डोर खुल जाता तो पूरी टीम वहीं
नहीं पकड़ी जाती। एब्बी तुरंत सिचुएशन संभालती है और अंदर से ऐसी आवाजें निकालती है कि बॉडीगार्ड को लगता है कोई रेस्ट रूम यूज कर रहा है। वह बिना कुछ सोचे वहां से वापस चला जाता है। इधर साइरस पूरी स्पीड से डिवाइस रिपेयर करता है और आखिरकार जैमर एक्टिवेट हो जाता है। उसी पल कमिला सही टाइमिंग पकड़ते हुए अपने प्लेन को पैसेंजर प्लेन के पीछे लॉक कर देती है। सिग्नल एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाता है और देखते ही देखते दोनों प्लेन्स रेडार से गायब हो जाते हैं। अब मिशन अपने सबसे खतरनाक मोड पर पहुंच चुका होता है। उसी समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में बैठा हैरी भी अपना काम शुरू कर देता है। वह कैप्टन को फेक वेदर रिपोर्ट भेजकर बताता है कि ज्यूरिख का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है। फिर वह उसे इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने बर्फीले पहाड़ों के बीच बने एक एयरपोर्ट की तरफ जाने की सलाह देता है। अपना काम पूरा करते ही हैरी कामिला को सिग्नल भेज देता है। सिग्नल मिलते ही कमिला अगला स्टेप शुरू करती है। वह रेडर जैमर ड्रोन छोड़ती है और पैसेंजर प्लेन से थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। अब दोनों प्लेन्स पूरी तरह टीम के प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर कैप्टन भी पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर देता है। अनाउंसमेंट सुनते ही पूरे कैबिन में हलचल मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें साफ महसूस होने लगता है कि प्लेन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। इसी बीच कार्गो होल्ड में मौजूद मैग्नस अपना काम शुरू कर देता है। वह कंट्रोल पैनल पर एक एक करके बटन्स दबाने लगता है, लेकिन काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। टीम के सभी मेंबर्स की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि अगर सेफ नहीं खुला तो उनका पूरा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। तभी अचानक सेफ अनलॉक हो जाता है। मैग्नस राहत की सांस लेता है और तुरंत उसका पासवर्ड क्रैक करने में लग जाता है। अब गोल्ड तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका होता है, लेकिन उसी समय एक बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है और बिना देर किए कैबिन के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। पैसेंजर्स डर के मारे चीखने लगते हैं और हर तरफ क्योस फैल जाता है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन को भी कैबिन से शोर सुनाई देने लगता है। सिचुएशन को गंभीर समझते हुए वह बिना देर किए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला ले लेता है। प्लेन तेजी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही प्लेन एल्प्स के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, बॉडीगार्ड सिरस को गन पॉइंट पर लेकर सीधे कार्गो होल्ड में पहुंच जाते हैं। वहां वे गोल्ड चेक करते हैं और तुरंत लार्स को कॉल करके पूरी सिचुएशन बता देते हैं। दूसरी तरफ लार्स बिल्कुल शांत रहता है और सारी बात ध्यान से सुनता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि प्लेन एल्प्स एयरपोर्ट पर उतर चुका है, वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि गोल्ड और रॉबर्ट्स दोनों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। कुछ ही देर में बॉडीगार्ड्स सिरस, एब्बी और कामिला तीनों को प्लेन से नीचे उतार लेते हैं। कामिला को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह भी प्रिजनर बन जाती है। अब पूरा गेम पलट चुका होता है। इसके बाद गोल्ड को दूसरे प्लेन में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। बॉडीगार्ड्स गन की नोक पर कामिला को बैकअप प्लेन उड़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ CIA हेडक्वार्टर्स में बैठे ऑफिसर्स को भी एहसास हो जाता है कि एब्बी और उसकी टीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वे तुरंत ट्रैकिंग ऑर्डर जारी करते हैं और सैटेलाइट्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। जैसे ही बैकअप प्लेन टेक ऑफ करता है, उसी वक्त कामिला चुपके से सिरस को एक सीक्रेट सिग्नल भेजती है। सिग्नल मिलते ही सिरस तुरंत एब्बी से सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। अगले ही पल कामिला जानबूझकर प्लेन को जोर से हिलाती है। जिन बॉडीगार्ड्स ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती, वे सीधे फ्लोर पर गिर जाते हैं। एक बार फिर पूरे प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और टीम को पलटवार करने का मौका मिल जाता है। लीड बॉडीगार्ड किसी तरह खुद को संभालता है और कामिला से पूछता है कि आखिर प्लेन इतनी बुरी तरह क्यों हिल रहा है। कामिला बिल्कुल शांत होकर जवाब देती है कि गोल्ड का वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लेन स्टेबल नहीं रह पा रहा। बॉडीगार्ड को उसकी बात पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं होता। असल में कामिला जानबूझकर प्लेन की स्टेल्थ लेयर हटा देती है ताकि वह दोबारा रेडर पर दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में CIA उस प्लेन को डिटेक्ट कर लेती है और तुरंत उसकी मदद के लिए 2 F-35 फाइटर जेट्स भेज दिए जाते हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर अपने सीनियर को याद दिलाता है कि उनके पास लार्स के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। कुछ पल सोचने के बाद सीनियर नेटो से कांटेक्ट करता है और टेररिस्ट थ्रेट का बहाना बनाकर प्लेन को शूट डाउन करने की परमिशन मांग लेता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि इस फैसले में एबी की जान की भी कोई परवाह नहीं की जाती। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड्स को लगता है कि फाइटर जेट्स सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे बिल्कुल नहीं घबराते। कामिला प्लेन उड़ाती रहती है, जबकि बाहर फाइटर जेट्स मिसाइल्स लॉ करके फाइनल 60 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। अंदर सिरस समझ जाता है कि अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। वह तुरंत रिमोट एक्टिवेट करता है। अगले ही पल प्लेन से स्टील पाइप्स बाहर निकलती हैं और बॉडीगार्ड्स को जोरदार झटका देकर फ्लोर पर गिरा देती हैं। देखते ही देखते पूरा गेम फिर से पलट जाता है और कंट्रोल दोबारा सिरस की टीम के हाथ में आ जाता है। सिरस लीड बॉडीगार्ड को काबू में कर लेता है, जबकि एब्बी तुरंत रिमोट अपने हाथ में लेकर प्लेन की LED स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में सिविलियन लिख देती है ताकि
बाहर उड़ रहे फाइटर पायलट्स समझ जाएं कि प्लेन में आम लोग भी मौजूद हैं। यही उनकी आखिरी उम्मीद होती है। इसी दौरान कैमिला प्लेन को अचानक उल्टा घुमा देती है। फाइटर जेट्स ये देखकर अटैक रोक देते हैं, लेकिन इस मैन्यूवर की वजह से प्लेन बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड खोने लगता है। अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। तभी एबी मौका देखकर रिमोट से कार्गो होल्ड का डोर खोल देती है। साइरस से लड़ रहा बॉडीगार्ड अपना बैलेंस खो देता है और सीधे खुले आसमान में जा गिरता है। इसके बाद साइरस और एबी भागते हुए कॉकपिट में पहुंचते हैं, जहां कैमिला अभी भी आखिरी बॉडीगार्ड से लड़ रही होती है। तीनों मिलकर किसी तरह उसे भी काबू में कर लेते हैं, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। प्लेन बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है और उसे हवा में संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सिरस बिना टाइम वेस्ट किए पायलट सीट पर बैठ जाता है और पूरी ताकत से प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्यूजलाज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर टेल फिन से टकरा जाता है। इस टक्कर के बाद प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। साइरस जल्दी से नीचे नजर डालता है और उसे एक हाईवे दिखाई देता है। वह बिना एक पल गंवाए प्लेन को उसी तरफ मोड़ देता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन तेज स्पीड से जमीन पर उतरता है और बुरी तरह फिसलने लगता है। रास्ते में लगे पेड़ उसकी स्पीड धीरे धीरे कम कर देते हैं, लेकिन प्लेन फिर भी रुकता नहीं और सीधा लार्स की लग्जरी विला की तरफ बढ़ता चला जाता है। विला के अंदर बैठे लार्स और गोल्ड लेने आई वुमन ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार प्लेन विला के सामने आकर रुक जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्रैश के बाद साइरस, एबी और कैमिला किसी तरह प्लेन से बाहर निकल आते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है और 10 टन गोल्ड जमीन पर बिखरा पड़ा होता है। तभी गोल्ड काउंट करने आई वुमन के पास एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि इस डील में कोई इन्फॉर्मेंट भी शामिल है। ये पढ़ते ही वह तुरंत ट्रांजैक्शन रोकने का फैसला कर लेती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उसे शक होने लगता है कि सामने खड़े 3 लोगों में से कोई एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है, इसलिए वह डील कैंसिल करने की बात करती है। लेकिन लार्स किसी की बात सुनने वालों में से नहीं होता। वह बिना कुछ सोचे वुमन पर 2 गोलियां चला देता है। वुमन वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लार्स के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं होता, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पैसेंजर प्लेन के कैमरा में उसका ये मर्डर रिकॉर्ड हो चुका है। कुछ देर बाद लार्स गुस्से में सीरियस से पूछता है कि आखिर पुलिस ऑफिसर कौन है। इस बार सीरियस बिना डरे खुद उसके सामने आ जाता है। लार्स गन उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है और पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लेती है। खुद को बचाने के लिए लार्स उल्टा साइरस और उसकी टीम पर इलीगल ट्रेसपासिंग का आरोप लगाने लगता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। साइरस पुलिस को पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे इलीगल गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी और वुमन का मर्डर भी लार्स ने ही किया है। तभी प्लेन के फ्यूजलाज पर रिकॉर्ड हुई फुटेज चला दी जाती है, जिसमें लार्स साफ साफ मर्डर करते हुए दिखाई देता है। इतना बड़ा सबूत सामने आने के बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और यहीं पर उसका पूरा खेल खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद CIA की टीम भी वहां पहुंच जाती है। एबी ये सब देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। दूसरी तरफ सिरस समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना सही नहीं होगा। कैमिला पहले से ही एक बोट तैयार रखती है और साइरस उसके साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है। तभी एबी अपने सीनियर से पूछती है कि क्या नाटो को प्लेन शूट डाउन करने का ऑर्डर उसी ने दिया था। जवाब तो उसे पहले से ही पता होता है। गुस्से में वह अपने सीनियर को जोरदार पंच मारती है, फिर अपना बैज जमीन पर फेंक देती है और उसी वक्त CIA से रिजाइन कर देती है। इसके बाद वह बिना पीछे देखे सिरस की बोट पर चढ़ जाती है। उसी पल उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बोट धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है और पीछे का सारा केओस भी दूर होता जाता है। साइरस एबी से कहता है कि अब उसे पूरी सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। फिर वह बताता है कि ये पूरा मिशन कभी भी CIA के लिए था ही नहीं। ये सुनते ही एबी पूरी तरह शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि मिशन पूरा होने के बाद गोल्ड CIA के पास जाएगा। लेकिन साइरस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने कभी भी CIA पर भरोसा नहीं किया। वह बताता है कि ब्रसेल्स में जब हैरी उनकी टीम में शामिल हुआ था, तभी असली प्लान शुरू हो चुका था। उसी दौरान मैग्नस ने ओरिजिनल गोल्ड को फेक गोल्ड से रिप्लेस कर दिया था। असली गोल्ड की जगह आयरन बार्स रखी गई थी, जिन पर सिर्फ गोल्ड पेंट किया गया था। बाद में वही फेक गोल्ड कार्गो प्लेन के जरिए भेज दिया गया, जबकि पैसेंजर प्लेन में जो कुछ हुआ वो सिर्फ सबका ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए था। CIA और लार्स दोनों उसी प्लेन में उलझे रहे, जबकि सही वक्त पर दूसरे प्लेन की मदद से मिड एयर गोल्ड स्वैप पहले ही हो चुका था। साइरस इसके बाद एक और बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि इंजीनियर लूक का भागना भी उनके प्लान का हिस्सा था। एबी को लगा था कि लूक डरकर भाग गया, लेकिन असल में उसे सबसे जरूरी काम दिया गया था। लूक ने ओरिजिनल गोल्ड को ऐसे स्पेशल कंटेनर्स में सील किया था जो पानी में डूब
डूबते नहीं थे। जब CIA और पुलिस ग्राउंड पर फेक गोल्ड से भरे क्रेट्स संभाल रहे थे, तब तक असली गोल्ड समुद्र में सुरक्षित छुपाया जा चुका था। ये सुनकर एब्बी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। उसे यकीन ही नहीं होता कि साइरस की टीम ने शुरू से आखिर तक हर चाल पहले से सोच रखी थी। तभी बाकी टीम मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और इतने दिनों बाद सभी एक दूसरे से मिलते हैं। साइरस एबी को एक रिमोट देता है और बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही वह बटन दबाती है, समुद्र का पानी हिलने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद 10 टन ओरिजिनल गोल्ड धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगता है। ये देखकर एब्बी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि साइरस ने गोल्ड चोरी करने वाली बात उससे जानबूझकर छुपाई थी ताकि CIA का दबाव उस पर असर न करे। एबी बिना किसी शिकायत के उसकी बात समझ जाती है। टीम के सभी लोग उसे अपने साथ वेलकम करते हैं। आखिर में सिरस मुस्कुराकर कहता है कि ये उनकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसी के साथ ये